बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 2022 का प्रीवियस पेपर आज हल करते हैं। और सबसे पहला सवाल हमारे पास है, सर सैयद अहमद खान रिटायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब इन द ईयर। सर सैयद अहमद खान गवर्नमेंट जॉब से कब रिटायर होते हैं? 1876 में ये रिटायर हो जाते हैं। और सर सैयद अहमद खान के बारे में फिर यह सवाल पूछा जाता है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ वो क्या है और फिर डेट ऑफ डेथ क्या है। ये है 17 अक्टूबर 1817 में ये दिल्ली में पैदा होते हैं, याद रखिएगा जी। ये 17 अक्टूबर 1817 में ये दिल्ली में पैदा होते हैं। और फिर ये सवाल भी सबसे ज्यादा अहम है कि ये इनकी डेट ऑफ डेथ क्या है। वो है 27 मार्च 1898 को ये अलीगढ़ में इंतकाल फरमा जाते हैं। और अलीगढ़ का जो कॉलेज है उनकी मस्जिद में है, वहां पर ही जो है इनकी कब्र बनाई गई है, जो कि इन्होंने ही अलीगढ़ इंस्टीट्यूट बनाया था। और फिर इनके हवाले से यह सवाल है कि इनके वालिद साहब का नाम क्या है? सैयद मुत्तकी। और इनकी वालदा का नाम क्या है? अजीजुन्निसा। वालिद इनके नाम क्या है? सैयद मुत्तकी। और वालदा का नाम क्या है? अजीजुन्निसा, याद रखिएगा। और फिर यह सवाल सबसे ज्यादा भी अहम है पास पेपर्स के हवाले से कि सर सैयद अहमद खान ने मुरादाबाद में जो स्कूल बनाया था वो कब बनाया था? वो 1859 में बनाया था, याद रखिएगा जी। ये बेसिकली गुलशन स्कूल था मुरादाबाद में। कब स्कूल बनाया गया? 1859 में बनाया गया था। और फिर साइंटिफिक सोसाइटी का इसका क्या अमल में लाया जाता है? साइंटिफिक सोसाइटी ये 1863 में ही बनाई जाती है। और फिर सर सैयद अहमद खान के बारे में यह सवाल आता है कि सर सैयद अहमद खान ने मुख्तलिफ कॉलेजेस और जो यूनिवर्सिटी बनाई थी, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल ने बनाया था। वो कब बनाया था? 1875 में बनाया था, याद रखिएगा। MAO स्कूल, MAO स्कूल, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल इन्होंने कब बनाया था? याद रखिएगा, वो 1875 में बनाया था। और फिर इसी को स्कूल को जो कॉलेज का दर्जा मिलता है वो कब मिलता है? कॉलेज का दर्जा 1877 को मिलता है। और फिर यही जो कॉलेज है बाद में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट बन जाता है 1920 में। अलीगढ़ जो है ये कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है वो बन जाती है। तो यूं 1875 में MAO स्कूल, उसके बाद 1870 में कॉलेज और 1920 में ये यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको मिलता है। तो ये भी सवाल सबसे ज्यादा है कि इनकी एजुकेशन सर्विसेज के हवाले से। और फिर इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी कब बनाई थी? 1863 में बनाई थी। मुरादाबाद में स्कूल कब बनाए थे? 1859 में बनाए थे। इनके वालिद मोहतरम का नाम क्या है? सैयद मुत्तकी। वालदा का नाम क्या है? अजीजुन्निसा। डेट ऑफ बर्थ क्या है? वो है 17 अक्टूबर 1817 है, दिल्ली में पैदा हुए। और 27 मार्च 1898 को ये अलीगढ़ में इंतकाल फरमा जाते हैं। और फिर ये सवाल भी सबसे ज्यादा अहम है कि इनकी जो तसानीफ हैं वो कौन सी हैं? रिसाला असबाब बगावत हिंद, आसारुस सनादीद और खुतबात अहमदिया। खुतबात अहमदिया इनकी मुख्तलिफ किताबों के नाम है। और ये जो खुतबात अहमदिया लिखी गई थी, ये बेसिकली एक इंग्लिश जो राइटर थे उन्होंने लाइफ ऑफ मोहम्मद के बारे में नौज़बिल्ला कुछ क्रिटिसिज्म की थी। तो उस क्रिटिसिज्म के हवाले से सर सैयद अहमद खान ने यूरोप का सफर किया था और फिर इंजील के मुख्तलिफ रेफरेंसेस देकर खुतबात अहमदिया प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की थी। तो यूं इस हवाले से भी सवाल पूछा जा सकता है कि किसके रेस्पॉन्स में थी। ये एक बुक लिखी गई थी लाइफ ऑफ मोहम्मद के हवाले से। और फिर इन्होंने ही सर सैयद अहमद खान ने भी एक जो एजुकेशनल सर्विसेज के हवाले के साथ साथ में है लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया भी लिखी थी, याद रखिएगा। लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया, लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया। इंडिया के वफादार मुसलमान, इंडिया के वफादार मोहम्मदी जो हैं, क्योंकि 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो हिंदू थे वो अंग्रेजों को ये बावर कराने में कामयाब हुए थे कि भाई 1857 की जंग आज़ादी थी, उसके पीछे जो मेन मुहर्रिक थे, उसके पीछे जो सबसे ज्यादा आलाकार थे, सहूलतकार थे, वो मुसलमान ही थे। हम तो आपके साथ में थे। फिर ये सर सैयद अहमद खान थे जो कि अंग्रेजों को ये कायल कर रहे थे कि भाई मुसलमानों जो थे वो बिल्कुल ऐसा भी नहीं था, हिंदू भी साथ में थे। तो यूं एक तरह के मुसलमानों की तायीद भी इन्होंने की थी। और फिर उस वक्त अगर देखा जाए तो सर सैयद अहमद खान एट द सेम टाइम वो सियासी भी खिदमत दे रहे थे, एजुकेशनल भी खिदमत दे रहे थे।
तो उनकी खिदमत के हवाले से ये भी सबसे अहम है कि टू नेशन थ्योरी अगरचे बाद में क़ायद-ए-आज़म ने दी थी, लेकिन सबसे पहले इसका आगाज़ कहाँ हुआ था, वो सर सैयद अहमद खान ने ही किया था। तो टू नेशंस थ्योरी, दो कौमी नज़रिए का सबसे पहला सेहरा किसके सर जाता है, वो सर सैयद अहमद खान के सर जाता है। और दूसरी बात है कि सर सैयद अहमद खान उस वक्त थे कि जब इन्होंने कहा था कि भाई मुसलमानों को अगर आपने फ़िरंगियों का मुकाबला करना है, अगर आपने अंग्रेज़ों का मुकाबला करना है, तो फिर इंग्लिश में भी आपको महारत हासिल करनी होगी, आपको साइंसी इल्म की तरफ भी बढ़ना होगा, यूँ आपको वर्ल्डली जो नॉलेज है उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एट द सेम टाइम उस वक्त जो है वो मदरसा देवबंद भी काम कर रहा था, जो कि रिवाइवल ऑफ रिलीजियस स्पिरिट की बात कर रहा था कि दोबारा अपने दीन मजहब की तरफ वापस लौट के आओ। लेकिन सर सैयद अहमद खान ये भी फरमा रहे थे, ठीक है, आपको अगर दुनिया में किसी के साथ मुकाबला करना है तो डेफिनेटली आपको जो साइंटिफिक नॉलेज है और इंग्लिश है वो भी आपको अचीव करनी पड़ेगी। तो यूँ सर सैयद अहमद खान का अलीगढ़ इंस्टीट्यूट और उस वक्त मदरसा देवबंद एक दूसरे के बिल्कुल एंटी पैरेलल ही चल रहे थे। एक बिल्कुल रिवाइवल ऑफ रिलीजियस स्पिरिट की बात कर रहा था और दूसरा जो है वो बिल्कुल वर्ल्डली नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज और साइंटिफिक अप्रोच की ही बात कर रहा था। ये वो पॉसिबल सवालात हैं जो कि कमीशन के मुख्तलिफ इम्तिहानात में पूछे जा सकते हैं, जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज K2 इज आल्सो नोन एज, K2 का दूसरा नाम कहां पे है, वो है गॉडविन ऑस्टन है। और फिर यह सवाल भी है कि K2 कहां पे है, ये दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटियों में से है, क्योंकि पहली बुलंद तरीन चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। और फिर ये कहां पर वाक़या है, ये पाकिस्तान चाइना जो बॉर्डर है इसके ऊपर वाक़या है, पाक चाइना बॉर्डर के ऊपर ये वाक़या है। और फिर जो पाकिस्तान की जो करेंसी है उसका जो नोट है, तो वो कौन सा नोट है कि जिसके पीछे K2 की तस्वीर है, तो वो नोट कौन सा है, वो है 50 रुपए का जो नोट है, 50 रुपए का जो करेंसी नोट है, उसकी बैक साइड के ऊपर जिस जगह की तस्वीर है वो जगह कौन सी है, वो जगह है दैट इज K2 है, जो कि दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। और फिर यह भी सवाल सबसे ज्यादा अहम है कि K2 को सबसे पहले कौन सी ऐसी पाकिस्तानी खातून है कि जिन्होंने सर किया था, वो है समीना बेग, जिन्होंने सबसे पहले K2 को सर किया था। याद रखिएगा जी, समीना बेग पहली खातून पाकिस्तानी कि जिन्होंने K2 को सर किया था, वो कौन सी हैं, उस फीमेल का नाम क्या है, उस खातून का नाम क्या है, वो है समीना बेग। और फिर इन्होंने कब जो है इसको सर किया था, याद रखिएगा, इन्होंने जो सर किया था वो याद रखिएगा जुलाई 2022 में, याद रखिएगा वो जुलाई 2022 में इन्होंने सर किया था। और फिर पाकिस्तान के पहले कौन से ऐसे एस्ट्रोनॉमर जो कोह पैमा हैं वो जिन्होंने K2 की जो बुलंद तरीन चोटी है उसको सर किया था, याद रखिएगा वो कौन से हैं, वो याद रखिएगा अशरफ अम्मान है। पहले पाकिस्तानी जिन्होंने K2 को सर किया था वो कौन से हैं, अशरफ अम्मान है, याद रखिएगा जी। अशरफ अम्मान है, ये पहले पाकिस्तानी है कि जिन्होंने K2 को सर किया था। और फिर इनको बाद में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिलता है। इन्होंने 1977 में याद रखिएगा सर किया था। और फिर इनको बाद में 1982 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिलता है जी, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी मिलता है, याद रखिएगा जी। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। तो यूं पहले पाकिस्तानी की जिन्होंने K2 को सर किया था वो कौन से हैं, वो अशरफ अमान है, जिन्होंने 1977 में इसको सर किया था। और फिर 1982 में इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी दिया जाता है। पाकिस्तान की पहली खातून कि जिन्होंने K2 को सर किया था वो कौन सी हैं, समीना बेग हैं, जिन्होंने जो है जुलाई 2022 में K2 को सर किया था। तो ये K2 के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और भी जो क्वेश्चंस कमीशन के इम्तिहानात में पूछे जाते हैं K2 के हवाले से, कि मोहम्मद अली सदपारा जो हैं, मोहम्मद अली सदपारा 5 फरवरी 2021 को इनकी डेट ऑफ डेथ अनाउंस की जाती है सरकारी तौर पर, क्योंकि तकरीबन काफी जो हफ्ते लग जाते हैं कि इनके साथ 2 और भी गैर मुल्की कोहपैमा थे जो कि मुसलसल लापता थे और उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर ऑफिशियली तौर पर यह अनाउंस किया गया कि 5 फरवरी जो है
2021 को ऑफिशियल तौर पर इनकी डेट ऑफ डेथ डिक्लेयर की गई थी जो पाकिस्तानी रियासत और पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से, लेकिन बाद में कुछ महीनों के बाद तकरीबन 26 जुलाई को इनकी डेड बॉडी मिली थी। 26 जुलाई 2021 को इनकी जो है वो डेड बॉडी मिल गई थी और इनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से था और पाकिस्तान की एक पहचान थे मोहम्मद अली सतपारा और इनके साथ दो और भी गैर मुल्की थे जो इस तरह की जान जोखिम पर डालने वाली जो मुहिम है वहां पर ये जा रहे थे और जो बर्फपोश पहाड़ियां हैं उनको सर करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये लापता हो गए थे और इनका कोई भी पता नहीं चल रहा था। तो पाकिस्तानी हुकूमत ने उस वक्त जो है 5 फरवरी 2021 को यह अनाउंसमेंट किया था कि मोहम्मद अली सतपारा की डेथ हो गई है और फिर बाद में इनकी जो डेड बॉडी है वो फिर 26 जुलाई 2021 को मिल जाती है। तो यूं K2 के हवाले से और मोहम्मद अली सतपारा के हवाले से जो पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं वो यहां पर मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। अब चलते हैं कि अगले सवाल की तरफ कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, दैट इज द कैपिटल ऑफ गाना। इसका कैपिटल कौन सा है? एक्रा इसका कैपिटल है। उसके माने कि व्हेन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर गॉट द स्टेटस ऑफ द यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज को स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी कब मिलता है? 2002 को मिलता है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर एक स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशन हवाले से एक तालीमी इदारा है और जहां से नामी ग्रामी हस्तियां जो हैं वो फारिग तहसील हो चुकी हैं। अल्लामा इकबाल और दूसरे और भी फैज अहमद फैज जैसे भी अजीम हस्तियां यहाँ से फारिग तहसील हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान में लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जो है इसको बाद में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलता है। एक अजीम और एक तारीखी तालीमी दरसगाह के हवाले से इसको जाना जाता है। उसके बाद है कि विच विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी, वो विटामिन सी है। और फिर कमीशन के इम्तिहानात में ये भी सवाल अक्सर औक़ात पूछा गया है कि विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? दैट इज अस्कॉर्बिक एसिड, इसका दूसरा नाम है, याद रखिएगा। विटामिन सी का अदर नेम ऑफ विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? याद रखिएगा, अस्कॉर्बिक एसिड ही है, अस्कॉर्बिक एसिड। और लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? बेसिकली मिल्क के हवाले से जब भी लैक्टिक की बात आएगी इट मींस द मिल्क, याद रखिएगा जी। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है, फॉर्म ऑफ रिटन लैंग्वेज फॉर ब्लाइंड पीपल इज नोन एज, उसको ब्रेल नाम दिया जाता है जी। उसके बाद विच कंट्री इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन, किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। दैट इज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। The next question is, City of Sindh is popular for woodwork in industry, वो कौन सी वो हाल है, उसका सही नाम है। उसके माने कि which tennis tournament is played on a clay court, वो कौन सा होता है? फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट होता है, वो गेम खेली जाती है। उसके माने कि मीरपुर इज अ फेमस सिटी ऑफ, वो कौन सा है? आजाद कश्मीर का वो खास शहर है जी। उसके ऑन विच डेट वॉज ज़रब अज़्ब ऑपरेशन, उस वक्त लॉन्च किया जाता है कब? 15 जून 2014 को लॉन्च किया जाता है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। उसके बाद करेंसी ऑफ ओमान, ओमान की करेंसी कौन सी है? ओमानी रियाल उसका नाम है, जो कि ओमान की करेंसी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया? उस वक्त 2022 की बात थी, मोहम्मद बिन सलमान इसका सही जवाब था। उसके बाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल डिलीवर्ड हिज फेमस एड्रेस, 1930 में उन्होंने ये फेमस जो है अपना मशहूर खुतबा दिया था। और फिर इन्होंने जो पीएचडी की डिग्री हासिल की थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख से हासिल की थी, ये भी अक्सर का सवाल पूछा जाता है। और अल्लामा इकबाल का तखल्लुस क्या है? बहुत ही कम इन्होंने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है और सिर्फ और सिर्फ इकबाल ही इस्तेमाल किया है, लेकिन बहुत ही कम इस्तेमाल किया है। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मुंह लेता है। तो इकबाल के हवाले से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि इनका जो है तखल्लुस कौन सा है? वो इकबाल है, लेकिन बहुत कम इन्होंने इस्तेमाल किया है। उसके बाद है द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय, ये किन की लिखी हुई है? ये के अजीज साहब की लिखी हुई है किताब है। उसके बाद इन विच सिटी बेनजीर भुट्टो वाज असैसिनेटेड? रावलपिंडी में दुख्तर मशरक और शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में कत्ल कर दिया जाता है। 27 दिसंबर 2007 में दुख्तर मशरक, डॉटर ऑफ ईस्ट
शहीद जमहूरियत। भुट्टो की बेटी आई थी और जान हथेली पे लाई थी। 27 दिसंबर 2007 को इनको रावलपिंडी में असासिनेट कर दिया जाता है और ये मुस्लिम दुनिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा जी। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड मुस्लिम वर्ल्ड। पाकिस्तान एंड मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम दुनिया की पहली जो खातून वज़ीर आज़म है वो कौन सी हैं? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा हैं। और फिर ये 2 दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो इलेक्ट होती हैं, याद रखिएगा। उसके बाद है कि कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइव्स, उसको क्या कहा जाता है? पॉलीगैमी इसको कहा जाता है। द पॉली स्टैंड्स फॉर मैनी, बेसिकली ये रूट वर्ड्स है, जैसे हम नाम बोलेंगे कि होमो मीन सेम, हीट्रो मीन्स डिफरेंट, पॉली मीन्स मैनी, यूनी मीन 1, डाई मीन 2, ट्राई मीन 3, टेट्रा मीन 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, नैनो 9 और डेका 10। सेम इज द स्लाइसेस मीन द ब्रेक डाउन, फोटो मीन द लाइट एंड सेम इज इलेक्ट्रो मीन द करंट और द चार्जेस। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको रूट वर्ड्स नाम दिया जाता है, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाकिस्तान शेयर हाउ मेनी किलोमीटर बॉर्डर विद ईरान। तो ईरान के साथ 909 किलोमीटर बॉर्डर जो है वो शेयर करता है पाकिस्तान। उसके बाद कि सिंधाई हेडवर्क्स इज लोकेटेड इन, ये खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अगला सवाल है कि विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अल्जेरिया। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? अरेबिक है और दूसरी तमेज़त बर्बर भी है। अगला सवाल हमारे पास है कि व्हेन वाज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टैब्लिश की जाती है? ये 7 अप्रैल 1948 को ये एस्टैब्लिश होती है। और फिर ये भी सवाल सबसे ज़्यादा अहम है कि WHO की तरफ से जो एक कोविड डिजीज़ थी उसको पेंडेमिक डिजीज़ कब अनाउंस किया जाता है? 11 मार्च 2020 को WHO की तरफ से ऑफिशियली तौर पे ये तय किया जाता है कि कोविड जो है, कोविड इट्स पेंडेमिक डिजीज़, पेंडेमिक डिजीज़ है। WHO की तरफ से ये अनाउंस किया जाता है। कब अनाउंस किया जाता है? 11 मार्च 2020 को ये अनाउंस होता है। बेसिकली जो कोविड है ये एक वायरल डिजीज है और कोविड के हवाले से जिसका पहला केस आया था चाइना वुहान में आया था, 2019 में आया था, याद रखिएगा। उसके बाद है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेयर फॉर द लाउडनेस ऑफ द साउंड। साउंड की जो लाउडनेस है उसका यूनिट कौन सा होता है? वो डेसिबल या डीबी साउंड के हवाले से इसका यूनिट है। तो ये साइंस के हवाले से यह सवाल पूछा हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल है हमारे पास, दैट इज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन सी हैं? वोमेन चंद्रा बनर्जी हैं। उसके माने कि द बैटल ऑफ धर्मत वाज फॉट बिटवीन, ये औरंगजेब और दारा शेखों के दरमियान ये लड़ी गई थी। उसके माने कि फर्स्ट पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर हु वन द मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अरशद नदीम ने ये जीता था। इससे पहले ये जो थे ओलंपिक्स में भी अपना लूहा मनवा चुके हैं, जिसमें 92 समथिंग जो है वो जेवेलियन थ्रो फेंकते हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और गोल्ड मेडल पाकिस्तान की तरफ से ये हासिल करने वाले पहले जो हैं ये एक एथलीट बन जाते हैं। अरशद नदीम साहब समर ओलंपिक्स में ये अवार्ड अपने नाम करते हैं। उसके बाद कि आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से है। पाकिस्तान का जो आइन है उसका आर्टिकल 19 और पाकिस्तान का आर्टिकल 25A क्या कहता है कि ये 5 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों को मुफ्त बुनियादी तालीम देना ये रियासत की जिम्मेदारी है। इसका मतलब है कि प्राइमरी से लेकर मैट्रिक तक, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेकंड, इसका मतलब 10वीं तक मुफ्त बुनियादी तालीम देना कौन सा आइन का आर्टिकल कहता है? आर्टिकल जो है 25A जो पाकिस्तान का आर्टिकल है वो ये बयान करता है। उसके बाद देखिए सरनेम ऑफ एस्क्रैम्पेंट कौन सा है? वो क्लिफ उसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, दैट इज ईच ईयर द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 सितंबर को हर साल वर्ल्ड पीस डे
अमन का दिन सेलिब्रेट किया जाता है। वी वांट पीस नॉट पीसेस, हम अमन चाहते हैं, हम टुकड़े नहीं चाहते। सो इस स्लोगन के हवाले से दुनिया में हर में ये अमन को फ़रोग देने के हवाले से इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑब्जर्व किया जाता है 21 सितंबर को। नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? चमेली का फूल, जैस्मीन फ्लावर पाकिस्तान का कौमी फूल है। उसके माने कि विच डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इंटेस्टाइन के अंदर परफोरेशन होती है, इसका फैलाव होता है, ये टाइफाइड डिजीज है, याद रखिएगा। उसके बाद द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इज अपॉइंटेड फॉर पीरियड ऑफ 5 साल के लिए उसको मुंतखब किया जाता है। और रिसेंटली कौन से हैं? एंटोनियो गुतरेस है, जो कि अपनी सेकंड टर्म एंजॉय कर रहे हैं, उनका ताल्लुक पुर्तगाल से है। उसके बाद है कि व्हेन क्वीन एलिजाबेथ डाइड, उनका इंतकाल 8 सितंबर 2022 को उनका इंतकाल होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, दैट इज कंप्यूटर के हवाले से सवाल है कि CD रोम रीड ओनली मेमोरी स्टैंड्स फॉर, ये कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है, याद रखिएगा। उसके बाद कि FTP स्टैंड्स फॉर बेसिकली फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये भी कंप्यूटर के हवाले से सवाल था। उसके बाद इन विच ईयर मोबाइल फोन्स वर इन्वेंटेड, 1973 में वो इन्वेंट किए गए थे, याद रखिएगा। और एक दफा ये भी इम्तिहान में पूछा हुआ था कि मोबाइल के लफ्जी मानी क्या है? मोबाइल मीन द मूवमेंट, याद रखिएगा जी। Mobile mean the movement and phone mean to talk or audio. Phone mean audio or to talk. Audio or to talk, याद रखिएगा जी। इसी तरह से टेलीफोन, टेली मीन द डिस्टेंस एंड फोन मीन टू टॉक, फासले से बात करना। एंड टेलीविजन, टेली मीन द डिस्टेंस, विजन मीन टू सी, फासले से देखना। एंड सेम इज द केस विद द टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, माइक्रो मीन द स्मॉल, स्कोप मीन टू सी, छोटी छोटी चीजों को देखना। तो एक दफा इम्तिहान में ये भी सवाल पूछा हुआ था सरनम एंटोनिम के हवाले से। मोबाइल मीन्स द मूवमेंट, चलता फिरता हुआ जो है फ़ोन। और फिर मोबाइल आजकल अस्पताल डिस्पेंसरीज भी आ चुकी हैं, मोबाइल वैन भी आ चुकी हैं, जैसा कि नादरा की मोबाइल वैन होती है। इट मीन्स द मूवमेंट, चलते फिरते वो सर्विस दे रहे होते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि डिजिटल सेलुलर फोन इज बेसिकली वो 2G जनरेशन है। उसके बाद है कि एन ऑर्डिनरी मोबाइल फोन कम्युनिकेट्स बाय यूजिंग, बेसिकली उसमें रेडियो वेव्स होती हैं, जो कि एक आम जो है मोबाइल होता है। उसके बाद द फेमस पिक्चर ऑन 1000 रुपी नोट इज, वो कौन सा है? 1000 वाले नोट पर कौन सी तस्वीर होती है? इस्लामिया कॉलेज पेशावर की तस्वीर ये होती है, याद रखिएगा। और फिर पाकिस्तान के जितने भी करेंसी नोट्स हैं, जितने भी जो नोट हैं, उनके पीछे किस जगह की तस्वीर है, उस हवाले से भी बाज़ कमीशन के जो इम्तिहानात हैं वहाँ सवाल पूछे जाते हैं। तो जो 10 रुपए वाला नोट है उसके पीछे खैबर पास है। जो 10 रुपए वाला नोट है जी, 10 रुपए वाला नोट, उसके पीछे किसकी तस्वीर है? वो है खैबर पास की तस्वीर है, याद रखिएगा। और फिर 20 रुपए वाले पे कौन सी तस्वीर है? मोहनजोदड़ो की तस्वीर है जी। 20 रुपए वाले नोट पर किसकी तस्वीर है? वो है मोहनजोदड़ो की, ठीक है, जो कि सिंध में है। तो सिंध का एक तारीखी मकाम है मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान का जो करेंसी नोट है 20 रुपए, उसके बैक साइड पे यह तस्वीर होती है। 50 रुपए के करेंसी नोट पर केटू की तस्वीर होती है। जो पाकिस्तान का 50 रुपए वाला करेंसी नोट है उसके पीछे किसकी तस्वीर है? वो केटू की तस्वीर है। और फिर पाकिस्तान का जो 100 रुपए वाला करेंसी नोट है उसके पीछे किसकी तस्वीर है? याद रखिएगा, जो 100 रुपए वाला है उसके पीछे ज़ियारत की तस्वीर है जी। 100 रुपए वाला जो है वो ज़ियारत की तस्वीर है, जहां पर क़ायद आज़म ने अपने आखिरी जो है वो अय्याम गुजारे थे। तो जो 100 रुपए वाला नोट है उसके ऊपर ज़ियारत की तस्वीर बनी हुई है। और इसी तरह से पाकिस्तान के डिफरेंट और जो करेंसी नोट हैं, जैसे कि 500 का, 1000 का और 5000 का, तो उसमें याद रखिएगा जो 500 का नोट है उसमें बादशाही मस्जिद है। 500 का नोट है उसमें क्या है? वो बादशाही मस्जिद है। और जो 1000 का नोट है वहां पर क्या है? इस्लामिया कॉलेज पेशावर, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। और जो 5000 वाला नोट है, 5000 वाला नोट, उसके पीछे जो तस्वीर है वो है फैसल मस्जिद की, याद रखिएगा जी। और फिर पाकिस्तान के जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं, पहले गवर्नर स्टेट बैंक कौन से हैं? वो हैं ज़ाहिद हुसैन साहब, याद रखिएगा जी। फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो कौन से हैं? ज़ाहिद हुसैन साहब। और मौजूदा कौन से हैं? करंट जमील साहब, मोहम्मद जमील साहब।
और पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर शमशाद अख्तर हैं, याद रखिएगा जी। फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो कौन सी हैं? डॉक्टर शमशाद अख्तर। डॉक्टर शमशाद अख्तर साहबा हैं जो कि 71 साल की उम्र में 27 दिसंबर 2025 को इंतकाल फरमा जाती हैं। यह भी सवाल एक दो रिसेंटली पेपर में पूछा हुआ था कि 27 दिसंबर 2025 को 71 साल की उम्र में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून गवर्नर डॉक्टर शमशाद अख्तर का इंतकाल होता है। और फिर ये सवाल जैसे यहाँ पे पूछा हुआ था और कि 1000 का जो करेंसी नोट है उसके पीछे कौन सी तस्वीर होती है? इस्लामिक कॉलेज पेशावर की होती है। 10 रुपए का नोट उसके पीछे कौन सी तस्वीर होती है? खैबर पास की। और 20 रुपए वाले नोट के पीछे मोहनजोदड़ो की। 50 रुपए वाले नोट के पीछे केटू की तस्वीर बनी होती है, याद रखिएगा। और 100 रुपए वाले नोट के पीछे ज़ियारत की तस्वीर। 500 रुपए वाले नोट के पीछे पातशाही मस्जिद। 1000 पे इस्लामिक कॉलेज पेशावर। 5000 वाले नोट पे फैसल मस्जिद की तस्वीर, याद रखिएगा, वो होती है। और ये भी सवाल यूं सबसे ज़्यादा अहम है कि कौन सा जो नोट है उसके पीछे तस्वीर किसकी लगी हुई होती है। तो ये वेरी इंटरेस्टिंग बट वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस may be asked in different other comparative examination as well, and I have explained these pictures and these note currency notes of Pakistan. अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स कौन सा है। The next question is, अगला सवाल है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहाँ पे दफन है? वो बगदाद में दफन है। उसके माने कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हयात मुबारका में वो एक हज अदा किया था और 4 उम्रे अदा किए थे। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में कुल कितने हज अदा किए थे? एक हज अदा किया था। और फिर इनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्रा हैं मुबारक हैं वो कितने हैं? वो 4 हैं उनकी तादाद। उसके बाद है कि मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, इस स्टेटेड किस सूरत में है? ये सूरह अल फातिह में है। उसके बाद है कि हाउ मैनी ईयर्स डिड इट टेक फॉर कंप्लीट रेवलेशन ऑफ द कुरान? तकरीबन 23 साल का ये अरसा लगा था जी। उसके बाद है कि अबुल अल हिक्म इज़ द टाइटल ऑफ, ये किसका है? ये अबू जहल का जो है टाइटल है, अम्मार बिन हिशाम। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे कि अबू जहल या उमर में से किसी एक को मुशर्रफ ब इस्लाम फरमा। अल्लाह ताला से दुआ फरमाते थे ताकि इस्लाम को तक़वियत मिले। और ये जो दुआ है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो है वो किस्मत में नसीब हुई और वो जो है बाद में इस्लाम लाते हैं और यूँ इस्लाम को उमर की वजह से तक़वियत भी मिलती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डाइट वाइल स्टैंडिंग विद स्पोर्ट ऑफ ए स्टिक, वो कौन से हैं? वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं जब एक असा के किनारे वो इंतकाल भी फरमा जाते हैं, लेकिन एक जो स्टिक होती है उसके साथ खड़े होते हैं। फिर बाद में जाके जो जिन्नात है, दूसरी मखलूक़ात हैं, उनको पता चलता है कि उनका इंतकाल हो गया था। उसके माने कि सूरह हज कंसिस्ट ऑफ 10 रुकूस एंड 78 आयात उसमें हैं। उसके माने कि विच इज़ द 6th मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर, वो जमादी उसानी है। और जो है ये इस्लामी कैलेंडर उसका पहला महीना कौन सा है? वो मुहर्रम है। उसका मतलब क्या होता है? फॉरबिडन, ममनू, रुका हुआ, गुनाह से रोक दिया जाना। तो ये भी सवाल पूछा हुआ था एक दफ़ा। उसके बाद द बैटल ऑफ खंदक वाज फॉट इन, ये 5 हिजरी में ये लड़ी गई थी, जिसका दूसरा नाम क्या है? ग़ज़वा अहज़ाब भी है। उसके बाद द ब्रिजेस वर मच यंगर दैन द ग्रूम्स, याद रखिएगा, यंगर। बेसिकली यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इस्तेमाल हुई है। इंग्लिश रूल के मुताबिक जो एडजेक्टिव्स के रूल हैं, तो उस वक्त अगर किसी एक चीज़ का मवाजना किसी से ना किया जा रहा हो तो फिर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री यानी पहली डिग्री इस्तेमाल करते हैं, जैसे असलम इज़ अ वाइस बॉय। और जब 2 चीज़ों का कंपैरिजन किया जा रहा होता है तो फिर एडजेक्टिव की भी दूसरी डिग्री इस्तेमाल करते हैं, जैसे असलम इज़ अ वाइजर बॉय। और जब 2 से ज़्यादा का कंपैरिजन होता है, जैसे असलम इज़ द वाइजेस्ट ऑफ द क्लास, तो फिर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, तीसरी डिग्री इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो ये एडजेक्टिव्स के रूल के हवाले से है। और यहाँ पर भी क्या है? 2 चीज़ों का कंपैरिजन है, दैन है, इसलिए एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री इस्तेमाल करेंगे, यंगर, याद रखिएगा जी। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज़ आ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय द कंटैक्ट, कंटैक्ट करने से वो कौन सी है? वो कंटैजियस डिजीज है।
और डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज होती हैं, जैसे कि एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। जो एंडेमिक डिजीज होती है उसका जो स्प्रेडिंग एरिया होता है वो लिमिटेड होता है, कोई एक लोकेलिटी होती है और उसको नाम देते हैं एंडेमिक नाम देते हैं। एंड एपी मीन द आउटर, जो एपिडेमिक होती है उसका एरिया वाइडर होता है, वो किसी एक जो है कंट्री तक भी हो सकता है और इसी तरह से उसका जो एरिया है वो बढ़ सकता है जी। लेकिन जो एपिडेमिक है, ये ऐसी डिजीज होती है उसका असर ग्लोब पे होता है, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड होता है। जैसा कि कोविड-19 जो था, ये इसको WHO की तरफ से 11 मार्च 2020 को ये कहा गया था कि ये एक जो है पेंडेमिक डिजीज है, वर्ल्ड वाइड है और पूरी दुनिया इससे मुतासर हुई थी। बेसिकली इसका जो आगाज़ होता है वो दिसंबर 2019 में चाइना वुहान से जो है इसका फर्स्ट केस स्टार्ट होता है, याद रखिएगा जी। उसके माने कि पैसिव वॉइस ऑफ हु टॉट यू इंग्लिश। बेसिकली जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वाज वर्ब। जब भी हु इस्तेमाल होता है उसकी जगह इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा, बाय होम इस्तेमाल होता है जी। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे, पास्ट के ही वाज वर्ब इस्तेमाल करेंगे। वाज वर्ब में से कौन सा आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट बताएगा जिसको हम सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। बाय होम, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, बाय होम वाज इंग्लिश टॉट टू यू, इसका सही जवाब है। और याद रखिएगा कि एक्टिव और पैसिव वॉइस रूल के मुताबिक बाई जो है ये डिफरेंट वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होता है। ये कोई हरफ आखिर नहीं है कि सिर्फ हम बाई लगाएंगे पैसिव वॉइस में तो बाई ही बनेगा। मैं एक सेंटेंस आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, स्मोकिंग एडिक्ट्स हिम, स्मोकिंग एडिक्ट्स हिम, स्मोकिंग एडिक्ट्स हिम। जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स को ये याद दहानी कराई जाती है और ये मतलब है कि सरफेस लर्निंग कराई जाती है कि पैसिव वॉइस में बाय लगता है, और मॉडर्न इंग्लिश में तो पैसिव वॉइस में बाय लगता ही नहीं है। हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये टिपिकल सिम्टम है कि कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस है। अब अगर इसका हम पैसिव वॉइस निकालें, स्मोकिंग एडिक्ट्स हिम, तो हिम को ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज आएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ही इज हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगती है, एडिक्टेड। अब याद रखिएगा, मोस्टली स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि पैसिव वॉइस में बाय लगता है, लेकिन यहां पर अगर हमने बाय लगा दिया तो ये बिल्कुल गलत है और यहां पे लगाना पड़ेगा एडिक्टेड टू, याद रखिएगा ये स्मोकिंग। अगर मैंने लगा दिया और यहां पे बाय लगा दिया, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि एडिक्ट के साथ प्रपोजिशन टू इस्तेमाल होती है, जो कि सही है। आई नो हिम, इसका अगर पैसिव वॉइस बने तो मैं ये लिखूंगा कि ही इज नोन बाय मी, इट्स टोटली रॉन्ग, ही इज नोन टू मी, ये करेक्ट सेंटेंस है। तो यहां पर भी आपको एटलीस्ट कंसेप्चुअल लर्निंग करनी पड़ेगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। खाली जगह द बैड वेदर द आउटडोर पार्टी वाज रीशेड्यूल्ड ड्यू टू इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्यू टू द बैड वेदर, जो है बैड वेदर पार्टी वाज रीशेड्यूल्ड। और उसके बाद फेयर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस, ये क्या है, दैट इज क्लास्ट्रोफोबिया, उसका सही जवाब है। उसके बाद प्रेपोजिशन की वजह से शी केयर्स अबाउट आएगा, याद रखिएगा जी, शी केयर्स अबाउट द एनवायरमेंट। उसके बाद अप टू वंस एयर मीन, जिसका मतलब क्या होता है कि डीपली इन्वॉल्व होना, किसी चीज में मगन हो जाना और हद से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना, दिलो जान से और पूरी मेहनत से, जान फिचानी से। तो उस हवाले से ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ऑर्नामेंट्स ऑफ लैंग्वेज जिन्हें कहते हैं। तो इडियम्स कौन सा है, दैट्स अप टू वंस एयर मींस के इन्वॉल्व, फुल्ली इन्वॉल्व, कंप्लीटली, उसका सही जवाब है।